Because we are starting with June 24 पेपर 2 वेरिएंट 3। इसका पहले सेक्शन ए देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो वी ऑलरेडी नो कि सेक्शन ए इज अ डेटा रिस्पांस। ठीक है, तो 5 मिनट आप पहले सही से रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो केस जो है ना, बेसिकली अगेन इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट और इन सारी चीजों से लिंक है, मोस्टली इन्हीं चीजों से लिंक होता है। सो द डेटा रिस्पांस इज अबाउट Turkey's unconventional way of managing its economy। अब केस पूरा रीड करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। इतनी लंबी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हमने बहुत सारी कर ली। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द जनरल प्राइस लेवल is one that is central to macroeconomic theory, namely that an increase in the rate of interest produces a reduction in the rate of inflation in an economy। बहुत सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन रेट कम होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि रेट ही कम होता है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट अग्री ऑन दिस रिलेशनशिप, नॉट सो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट एर्दोगान ऑफ टर्की, who has defied conventional economic theory in tackling his country's fundamental economic challenges। अब ये कह रहा है कि नॉर्मली इकोनॉमिक थ्योरी तो यही कहती है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, पर जो तुर्की का प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, और उसने कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी से हटके कुछ किया। टू इकोनॉमिक चैलेंजेस स्टैंड आउट। There is a spiraling inflation and a collapse in the external value of Turkey's currency, the lira, in the foreign exchange rate market as shown in figure 1.1। अब अगर आप फिगर 1.1 देखो ना, तो फिगर 1.1 में दो चीजें एक साथ दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो दो चीजें कौन सी उसने एक साथ दिखाई हुई है? पहले तो उसने मुझे एक्सचेंज रेट दिया हुआ है टर्किश लीरा पर यूएस डॉलर। इसका मतलब $1 इज इक्वल्स टू हाउ मच लीरा, ये सारा इससे मुझे डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इससे मुझे सीपीआई का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है ना। सीपीआई इज अ वे टू मेजर इन्फ्लेशन, और उसका परसेंटेज दिया हुआ है। इसमें जाहिर सी बात है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस लेवल का बता रहा है ये। ठीक है, और अगर आप इस पूरे ग्राफ में नोट करो तो मेरा परसेंटेज पॉजिटिव ही है थ्रू आउट द टाइम। इसका मतलब थ्रू आउट द टाइम द जनरल प्राइस लेवल हैज बीन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो वैसे तो पूरा टेबल एनालाइज हम कर सकते हैं, पर अगर आप यहाँ नोट करो ना, तो एक शार्प इंक्रीज आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दूं ना, तो इन्फ्लेशन में भी शार्प इंक्रीज आ रहा है और करेंसी भी बहुत तेजी से गिर रही है। क्योंकि अगर आप एक चीज यहाँ पर नोट करो ना, इसको रीड करने का तरीका क्या है, इसने मुझे टर्किश लीरा पर डॉलर दिया हुआ है, तो $1 कितने लीरा की इक्वल है? अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, $1 लीरा के कितने इक्वल है, ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप नोट करो एक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिस इज एक्सचेंज रेट, सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली मेरा एक्सचेंज रेट है ये, लेट से, तो $1 जो है वो भी कितने की इक्वल है? अराउंड $8, 8 लीरा। पर आप देखो जैसे ही एकदम से शूट आया तो मैं यहाँ पर आ गया, अब $1 कितने की इक्वल है? अराउंड 14 लीरा। इसका मतलब लीरा की जो वैल्यू है वो गिरते जा रही है डॉलर के अगेंस्ट। तो आपको यहाँ पर एक चीज तो क्लियर आ जानी चाहिए कि इस वाले रेंज में बेसिकली क्या हो रहा है, कि लीरा जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। लीरा क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। उसने बोला भी है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या है? कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इकोनॉमी का जो जनरल प्राइस लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करिए खाली हमने। देखो ओवरऑल चीज देखना ठीक है, मसला नहीं है, पर हम खाली ये देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम केसेस में वहां पर क्या हो रहा है। तो एक तो लीरा डिप्रिशिएट हो रहा है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये दो बातें आपने उसको जो है ना वो एनालाइज करनी है इस ग्राफ के थ्रू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे क्या होगा, पर आगे फिर रीड कर लेते हैं। और in January 2022, the year-on-year rise in the consumer prices was 48.7% against 36.1% year-on-year increase for December 2021। अब आप एक चीज नोट करोगे, इन्फ्लेशन का रेट जो कितना तेजी से बढ़ रहा है, पहले 36% से प्राइस बढ़ रही थी, अब 48% से प्राइस बढ़ रही है, तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। Much higher food prices and transport and energy cost accounted for most of the increase। सही है। Despite this rise, the country's Monetary Policy Committee, the MPC, held the short-term interest rate at 14%. This was the rate set in September 2021, when the MPC cut the rate substantially from 19%। तो इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट को कम करा था बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है ये सब हुआ हो।
In short, the president had used his influence over the MPC to reduce interest rates in an attempt to reduce the increasing rate of inflation. ठीक है, अब देखो कितनी अजीब सी यहाँ पर कोई हरकत हो रही है कि इसने इंटरेस्ट रेट को कम करा है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मतलब कोई उल्टी पॉलिसी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसने केस के स्टार्ट में बोल दिया था कि प्रेसिडेंट एर्दोगान जो है वो नॉर्मल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में बिलीव नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल थ्योरी तो यही कहती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी, ये कुछ अलग ही सोच रहा है। ठीक है, द प्रेसिडेंट्स अनकन्वेंशनल अप्रोच has had a dramatic effect on the external value of the lira. The rapid depreciation in the value of the lira from September 2021 has had serious repercussions for Turkey's economy. नुकसान हो रहा है इनको, as Mr. Erdogan has sought to prioritize exports over currency stability. Consumer and producer confidence are low. Many who can have converted their lira deposits into US dollars or euros, fearing a collapse of the banking system. तो लोगों में फेयर आ रहा है बहुत ज्यादा, और लोग ये समझ रहे हैं कि लीरा की वैल्यू बिल्कुल तबाह हो जाएगी, तो वो लोग जो है ना उल्टा अपने पास डॉलर रखना शुरू हो गए हैं। तो देखो इसने 3-4 गलतियां करी हैं। पहली गलती इसकी ये कि ये सोच रहा है इसके हिसाब से इंटरेस्ट कम होगा तो इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाएगा इसके हिसाब से, तो ये तो बिल्कुल गलत बात सोच रहा है, पहली बात। दूसरा, ये कह रहा है मैं इंटरेस्ट रेट को गिराऊंगा तो एक्सचेंज रेट की वैल्यू गिरेगी, एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी, मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसके दिमाग में ये चल रहा है, ये कह रहा है कि करेंसी स्टेबिलिटी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोर्ट बढ़ जाए बस। ठीक है, अब जाहिर है लोगों का कॉन्फिडेंस टूट रहा है, लोग अपने लीरा को एक्सचेंज करा रहे हैं डॉलर में। यहाँ भी तो एक नुकसान है, अगर हर बंदा अपना लीरा बेचना शुरू कर दे, अगर हर बंदा अपना लीरा बेचना शुरू कर दे तो इससे तो सप्लाई ऑफ लीरा बढ़ जाएगी, और वो सामने से डॉलर डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड फॉर डॉलर बढ़ेगी, तो और मजीद करेंसी का नुकसान होता जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इससे भी तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो इसकी जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल ही घटिया है, हर तरफ से ये बैंड बजा रहा है अपने मुल्क की। ठीक है, तो अगर आप केस देखो ना, क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस क्या मैं अंदाजा होगा कब ये पूछ क्या रहा है आंसर। देखो पार्ट ए, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टू कैलकुलेट द रियल इंटरेस्ट रेट फॉर 13 जनवरी 2022। तो डेटा इसने सारा दिया हुआ है। रियल इंटरेस्ट रेट आपको याद होना चाहिए क्या होता है, व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन का परसेंटेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। 2022 में इसने मुझे 48.87% का दिया हुआ था इन्फ्लेशन, और 14% इंटरेस्ट था। तो बड़ा सिंपल है, आप सिंपली क्या करोगे, 48.7% की इन्फ्लेशन है, 14% का इंटरेस्ट है, आपके पास रियल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सिंपली 14% को माइनस करोगे 48.7% से, और आपको पता चलेगा कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट कितना कम है, नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली। तो आप देख लो, 14% minus 48.7% will result in a minus 34.7% real interest rate। इसका मतलब अगर आप बैंक में पैसा सेव करते हो तो उल्टा आपकी पैसों की वैल्यू 34.7% से गिरेगी, क्योंकि 14% से आपके पैसों की वैल्यू बढ़ रही है ड्यू टू इंटरेस्ट, पर 48.7% से आपकी पैसों की वैल्यू गिर रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल जो नेट इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो बैंक में पैसा सेव करने का कोई पॉइंट नहीं है, और ये इन्फ्लेशन का एक बहुत मेजर इफेक्ट होता है। बी के पार्ट 1 में ये कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्किश लीरा डेप्रिशिएटेड फ्रॉम सितंबर 2021। तो बहुत सारी चीजें थी। एक तो उसने इंटरेस्ट रेट को कम करा फ्रॉम 19% टू 14%। दूसरा, आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है, आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ रहा था, चाहिए, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम 36.1% टू 48.7%। इससे भी आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि बाहर वाला तो आपसे चीजें खरीदेगा ही नहीं, तो आपकी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा। देखो कैसे समझाओगे, एक पॉइंट को ही समझाना है, 2 मार्क का सवाल है। अगर पहला पॉइंट समझा रहे हो तो बोलो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है 19 टू 14%, तो इसका मतलब हॉट मनी फ्लोस कम हो गए, हमारी कंट्री में लोग पैसा सेव नहीं कर रहे, तो हमारी करेंसी की डिमांड गिर गई, इससे करेंसी की वैल्यू गिरती है। दूसरा, इन्फ्लेशन रेट 36.1% से 48.7% आया है, इसका मतलब बाहर वालों को मेरा मुल्क महंगा लग रहा है, तो मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिर जाएगा, तो इससे भी मेरी करेंसी की डिमांड गिरेगी। लो सप्लायर एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग जो है वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा रहे हैं फ्रॉम लीरा टू फॉरेन करेंसीज, तो इससे भी तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आप डॉलर खरीदोगे तो हर तरफ से आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। 2 मार्क का सवाल है, मैंने लिखा हुआ अभी, तो कुछ भी एक रीजन बता सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, बी के पार्ट 2 में क्या कह रहा है? ठीक है बेटा, रियल इंटरेस्ट रेट पूरा फॉर्मूला लिखा तो था, ये रहा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 14% दिया हुआ है, इन्फ्लेशन का परसेंटेज 48.7% दिया हुआ है, दोनों को माइनस करो, रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, फोकस करो भाई। अच्छा, बी के पार्ट 2 में क्या कह रहा है? Consider the extent to which the suppliers in Turkey are likely to have affected by the depreciation of the lira on the foreign exchange rate from September 2021. अब जाहिर है कंसिडर है, तो टू साइडेड आंसर है विद एन इवैल्यूएशन। तो जाहिर सी बात है, जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो प्रोड्यूसर्स का नुकसान तो होगा, क्योंकि इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और अगर एक ऐसा प्रोड्यूसर जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है तो वो फंस जाएगा, क्योंकि उसको इंपोर्टेड रॉ मटेरियल अब महंगा पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाती है और दूसरा इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो पहले नुकसान की बात करते हैं। अगर एक ऐसा प्रोड्यूसर जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, तो उसको इंपोर्ट कितने महंगे पड़ेंगे? तो रॉ मटेरियल जब महंगा होगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, विच विल लीड टू लोअर प्रॉफिट्स। हम यहाँ पर ये नहीं कहना कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ जाएगी और इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पूछा है, प्रोड्यूसर पे इम्पैक्ट पूछा है। ठीक है, प्रोड्यूसर पे इम्पैक्ट पूछा है। तो आप बोलो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, मुझे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, सिंपल। ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड आप उसको ये भी बोलना कि यार जो एक्सपोर्ट लेड सप्लायर्स हैं, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनका फायदा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है, तो दिस माइट लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो एक फायदा एक नुकसान, और एंड में बोल दो कि ओवरऑल डेप्रिसिएशन से प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये प्योरली डिपेंड करता है ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है, इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन कितना किस चीज पे डिपेंडेंट है, किस चीज की डिमांड इलास्टिक है, किस चीज की डिमांड इनइलास्टिक है, आपकी रिलायंस ऑन रॉ मटेरियल कितनी है। ओके, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप इवैल्यूएशन पे लिख सकते हो। क्योंकि मैं आपको अगर ये कह रहा हूँ ना कि एक्सपोर्ट की प्राइस के गिरने से मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज इलास्टिक। ठीक है, वेरी सिंपल। जब पार्ट सी कह रहा है assess whether Mr. Erdogan's economic policies have had a beneficial impact on Turkey's economy since 2020, तो pros and cons बताना है। अब ये जो हरकतें कर रहा है, ये जो इंटरेस्ट रेट गिरा रहा है, इसके फायदे नुकसान बताने हैं। देखो, पहली चीज, इसका जो पूरा गेम था ना, इसका जो पूरा गेम था वो ये था कि ये इंटरेस्ट रेट कम करके ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, मुल्क में जॉब्स क्रिएट होंगी, मुल्क का आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसके दिमाग में ये भी था कि जब मैं इंटरेस्ट रेट कम करूंगा तो बाहर से हॉट मनी फ्लोज आएंगे और हमारे मुल्क में, ओ सॉरी, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के कम होने से लोग बोरो ज्यादा करते हैं, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो ये सारी बातें जो है वो उसने बोली हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ बेनिफिट हो भी रहा है। अगर आप इसकी पॉलिसीज देखो, तो इसकी पॉलिसीज जब शुरू हुई थी तो इनिशियली आपका जो इन्फ्लेशन का रेट था, आप देख लो, स्टेबल हो गया था। एक टाइम बीच में ऐसा आया था कि इन्फ्लेशन का रेट स्टेबल हो गया था। तो आप बोलो कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी काम कर रही थी और इन्फ्लेशन का रेट वॉज स्टेबल, पर करेंसी नहीं रुक रही थी, करेंसी गिरती ही जा रही थी। असल मसला इनको करेंसी का ही आया है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये करेंसी है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इन्फ्लेशन है। आप देखो कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी से इन्फ्लेशन तो स्टेबल हो गई थी, पर एक्सचेंज रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, मतलब डॉलर के अगेंस्ट हमारी वैल्यू गिर रही थी। तो आप उसको क्या बोलोगे कि मिस्टर एर्डोगान्स पॉलिसी ऑफ कटिंग इंटरेस्ट रेट वाज एम्ड एट बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, lower interest rate borrowing costs which may encourage business to invest more in production, potentially creating jobs and supporting post-COVID recovery. There was also a slight flattening in the CPI rate by the end of 2022, which suggested that the inflation was beginning to stabilize. पर नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? पहली चीज, इंटरेस्ट रेट के गिरने से मेजर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हुई है, जिसकी वजह से फूड की प्राइसेस बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, असेंशियल सर्विसेज महंगी हो गई, एडी बहुत तेजी से बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ी, इकोनॉमी में शॉर्टेज हुई। वो जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला इम्पैक्ट है, वो चीज बताओ यहाँ पे। बोलो कि एडी बढ़ रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, करेंसी गिर रहा है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के भी चांसेस हैं, कॉस्ट पुश के भी चांसेस हैं, करेंसी अनस्टेबल हो गई है, लोग आपकी करेंसी एक्सचेंज कराना शुरू हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि लीरा रखना ही नहीं है। इतने बुरे हाल आपके मुल्क के हो गए, तो ये पॉलिसी बिल्कुल ही बेकार थी और ये बैकफायर हुई है।
तो एंड में आप कंक्लूजन में उसको यही बोलोगे कि while the policy may have had the goal of stimulating exports and investment, the adverse impact on inflation, currency stability, and public confidence suggests that it has not had a beneficial impact overall. बोलो ओवरऑल ये पॉलिसी फेल ही कर गई है, ठीक है, ओवरऑल ये पॉलिसी फेल हो गई है। मिल जाएंगे अगर आप ये सारा डेटा यूज ना करो ना, ये जो लिखा हुआ है मैंने कि डॉलर इतने से इतना हुआ और ईयर्स मैंने मेंशन करें, अगर आप ये सब ना भी करो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो डेटा यूज करना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि केस में उसने ये कहीं नहीं बोला हुआ सवाल में कि भाई डेटा यूज करके बताओ। तो मैंने तो एक्स्ट्रा करा है यहाँ पे, आप नहीं भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर और लास्ट सवाल वही एक ट्रेडिशनल घिसा पिटा सवाल है, इसमें अगर आपके 6 में से 6 नहीं आ रहे तो बेटा आपकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल ही कचरा सवाल। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस, असेस व्हाट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज माइट बी यूज्ड टू रिड्यूस टर्कीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं कर रहा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो मेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे जाऊंगा या तो मैं सप्लाई साइड पे जाऊंगा। सवाल में जाहिर सी बात है असेस है, 6 मार्क का सवाल है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वर्सेस सप्लाई साइड पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और एंड में फिर इवैल्यूएशन देनी है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा बताना है। तो फिस्कल और सप्लाई साइड दोनों बताऊंगा, तो क्या करोगे, पूरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी समझाओगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे, इनकम कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों बढ़ाओगे, एडी को कम करोगे, महंगाई कम कर दोगे। कोई एक डिसएडवांटेज बता देना कि इनकम टैक्स के बढ़ने से वर्कर हायर वेजेस डिमांड करते हैं, क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। क्या पता लोग अपनी स्पेंडिंग को कंटिन्यू रखें, क्या पता इनकम टैक्स के बढ़ने से टैक्स इवेजन शुरू हो जाए, क्या पता लोग पैसा लेके बाहर निकल जाए। तो मैंने तो यहाँ पर बहुत कम डिसएडवांटेज लिखे हैं, मैं कोई एक आपको बताऊं। ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज में सप्लाई साइड का कोई एक टूल समझा देना, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बता दो, बोलो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे काम कर सकते हैं, वर्कर की स्किल्स बढ़ा सकते हैं, विच विल लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी, हायर क्वालिटी ऑफ लेबर, तो इससे आपकी कॉस्ट कम होगी, विच विल लीड टू अ फॉल इन द प्राइस लेवल। बट अगेन दिस इज एन एक्सपेंसिव पॉलिसी। ट्रेड यूनियन रिफॉर्म कर सकते हो, ट्रेड यूनियन की पावर कम कर दो, इससे भी वेजेस कम हो जाएंगी, ठीक है। सरगम बेटे इनइक्वालिटी का पूछा नहीं है ना, मैं क्यों बताऊंगा उसको, मुझे खाली इन्फ्लेशन के ऊपर बात करनी है। कॉर्पोरेशन टैक्सेस कम कर दो, ये भी एक तरीका है। तो कोई भी एक टूल बताओ, उसका एक डिसएडवांटेज बताओ, और एंड में जो है ना वो दोनों को कंपेयर करो। बोलो फिस्कल पॉलिसी महंगाई तो कंट्रोल कर देगी, पर अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव खराब कर देगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को जब आप कम करते हो। सब्सिडी मोहित और हैदर, मैंने पहले ही बोला है सब्सिडी पॉइंट अवॉइड करो एज एन एएस लेवल स्टूडेंट। आपके पास सप्लाई साइड के और बहुत अच्छे टूल हैं, ठीक है। तो सब्सिडी बेवकूफ़ी है इस्तेमाल करना। एक्सपेंसिव वाला एक डिसएडवांटेज बता दूं, हाँ बस, क्योंकि 6 मार्क का सवाल है ना बेटा, कितनी लंबी करोगे। तो एंड में उसको आप फिर यही बोलना कि फिस्कल पॉलिसी इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बाकी ऑब्जेक्टिव्स की बैंड बजा देता है, क्योंकि एडी कम होगा तो महंगाई तो कंट्रोल हो जाएगी, पर अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का मसला आ जाएगा। फिर आप बोलो कंसिडरिंग कि एनर्जी कॉस्ट और फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो सप्लाई साइड इज अ बेटर अप्रोच, क्योंकि ये बहुत फंस चुके हैं। आप अगर चाहो तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाली बात भी कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म में फिस्कल इज बेटर, लॉन्ग टर्म में सप्लाई साइड इज बेटर। पैरेलल पॉलिसीज का भी ऑप्शन होता है कि दोनों पॉलिसीज को साथ चलाओ, क्योंकि सप्लाई साइड का जो इफेक्ट है वो तो लॉन्ग टर्म में ही आना शुरू होगा, ठीक है। 6 मार्क का सवाल है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा आपको जिस फिस्कल सिर्फ एक सिनेरियो में अच्छी होती है सबसे अच्छी, और वो डिफ्लेशन है, क्योंकि डिफ्लेशन में यू डोंट यूज सप्लाई साइड ना, तो उस सिनेरियो में फिस्कल सबसे बेस्ट होती है, ठीक है।
कर सकते हो अब्दुल्ला, मसला नहीं है, बहुत सिंपल है। वैल्यूएशन में इतनी लंबी यहाँ करनी नहीं है, 2 मार्क की है। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द सेक्शन बी ऑफ मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 3। तो सेक्शन बी आपका माइक्रो का सेक्शन होता है। ठीक है, तो माइक्रो के सेक्शन में आपको कोई एक सवाल अटेम्प्ट करना है, या तो आप क्वेश्चन 2 करोगे या तो आप क्वेश्चन 3 करोगे। अब ये दोनों ही सवाल थोड़े से टेढ़े हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्वेश्चंस। अच्छा, और अगर देखा जाए ना, 2 से आसान 3 है, क्वेश्चन 2 से आसान 3 है, क्योंकि 2 में एक मसला है, और 2 में मसला ये है कि जो पार्ट बी है ना, ये वो नॉर्मल पार्ट बी नहीं है जो आप करते हो। मतलब यहाँ पर आप बिजनेस को यूजफुलनेस नहीं बता रहे ऑफ एक्सडी एंड वाईडी। यहाँ कंटेंट थोड़ा बहुत सेम होगा, पर वही बात है, 3 एक नॉर्मल रेयर क्वेश्चन है, और पार्ट बी देख के बच्चा वैसे ही घबरा जाएगा। पार्ट ए तो आसान है, तो दोनों ही वैसे कर सकते हैं, पर बात वही है, मेरे हिसाब से 3 ज्यादा आसान है यहाँ पे। अगर आप पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो फिर 2 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 का ए भी आसान है। ए देखो दोनों भी आसान है, तो पार्ट ए से आपको गुमराह करेगा वो हमेशा, तो डिसाइड पार्ट बी के बेसिस पे ही करना। इतना टाइम नहीं लगेगा। ये सवाल मेजोरिटी ऐसे हैं जो प्रॉपर थियोरेटिकल हैं, ग्राफ्स इसमें है ही नहीं, ना होने के बराबर ही है। अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन 2 के ए पे जाऊं सेक्शन बी के, तो कह रहा है फ्रॉम 2030 मोस्ट न्यू कार प्रोडक्शन इन द यूनाइटेड किंगडम विल बी फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। सही है। फिर कह रहा है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात कर रहा है डिमांड के। एंड कंसिडर विच ऑफ these determinants and consider which of these determinants is likely to be of the greatest significance at the present time। बेसिकली यहाँ पर आपको 3 डिमांड के फैक्टर्स डिस्कस करने होंगे, तो आप डिमांड को डिफाइन करोगे और कोई भी 3 फैक्टर उठा लो, जैसे इनकम उठा लो, सब्सिट्यूट उठा लो, कॉम्प्लीमेंट उठा लो। फैशन भी होता है, टेस्ट एंड एटीट्यूड्स भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डिफाइन एनी 3 फैक्टर्स व्हिच यू थिंक आर बेस्ट, और उनको लिंक कर दो विद द सिग्निफिकेंस एट द प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहले आप एटीट्यूड्स के ऊपर बात कर सकते हो कि एटीट्यूड्स में हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों से जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ रहे हैं। तो पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। इनकम्स में हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इफ इकोनॉमीज आर इन रिसेशन। भाई एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी, लोग इलेक्ट्रिक कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। If petrol prices rise, leading to a fall in demand for petrol-driven cars, then the demand for electric cars may rise। तो आपने यहाँ पर वही बात है, कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट्स वाली बात कर दी। तो कोई भी 3 फैक्टर उठाओ, प्रेजेंट टाइम से सिग्निफिकेंस पे लिंक करो। जैसे कंज्यूमर एटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से यहाँ पे। दूसरा इनकम है। आप बोलोगे अगर एक इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक गाड़ी आ भी जाए, पर उस इकोनॉमी में अगर लोगों की इनकम्स बहुत कम हो, तो पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड इलेक्ट्रिक कार्स। तो इनकम की सिग्निफिकेंस है। फिर आप बोलो कि भाई अगर एक इकोनॉमी है जहाँ पर पेट्रोल की प्राइस ज्यादा है, तब जाके लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आएंगे, तो इसकी भी सिग्निफिकेंस है। एटीट्यूड का भी सिग्निफिकेंस, इफ पीपल डू नॉट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट दे विल नेवर स्विच टू इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक है, तो तीनों की सिग्निफिकेंस आपने बता दी, और एंड में आपने कंक्लूड करा कि ओवरऑल जो सबसे बड़ा रोल है वो गवर्नमेंट का। In order to conclude, while all determinants play a role in influencing demand for electric cars, government policies and incentives are likely to be the determinant of the greatest significance at the present time. These policies have been instrumental in deriving demand and making electric cars more affordable for consumers. As government continue to play a crucial role in promoting the adoption of electric cars, their policies and incentives will remain a key determinant of demand in the foreseeable future। तो आपने सारी कहानी गवर्नमेंट पर डाल दी, और आपने बोला कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही इनकी डिमांड को डिटरमिन करेगी, ना कि कोई दूसरा फैक्टर। सही है। तो पार्ट ए तो डुएबल था। अब पार्ट बी में देखो, मैं आपको मसला बताता हूँ क्या है। पार्ट बी में अब देखो ये क्या कह रहा है। assess whether cross elasticity of demand is likely to be more important in determining the demand for electric cars than income elasticity of demand। कह रहे हैं एक्सडी और वाईडी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है टू डिटरमिन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स।
मतलब इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्ससीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वाईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब आपको ये थोड़ी कह रहा है कि वाईडी और एक्ससीडी को यूज करके एक बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो सवाल डिफरेंट है थोड़ा। तो आपने एक्ससीडी को डिफाइन करा कि एक गुड की प्राइस से दूसरे गुड पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो बताता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के सिनेरियोस बता दो। पॉजिटिव एक्ससीडी का मतलब सब्स्टिट्यूट है, नेगेटिव का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स है। The significance of the price and the availability of substitute models of both petrol and electric cars and their complements, example petrol and charging points। चार्ज होती है ना, वो तो पेट्रोल तो नहीं भरवाता इलेक्ट्रिक गाड़ी में। For electric cars, the most relevant substitute is petrol or hybrid cars. If price of petrol rises, then running petrol car becomes more expensive. As a result, the demand for electric cars is likely to increase. जब पेट्रोल गाड़ी की प्राइस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, which suggests that there is a positive XCD। क्योंकि जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है और दूसरे गुड की डिमांड बढ़ती है, तो इससे जो है वो पॉजिटिव XCD का सिनेरियो आ जाता है। सब्स्टिट्यूट्स, the stronger the substitute relation, the higher the XCD coefficient size। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियां बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन में है, तो हल्की सी भी प्राइस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक गाड़ी की डिमांड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। The more important XCD becomes in explaining changes in demand। तो जब तक आपके इलेक्ट्रिक कार्स और पेट्रोल कार्स क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे ना, तो जब तक XCD का इतना बड़ा रोल नहीं होगा। तो आपने इस तरह बता दिया उसको। फिर आपने बोला कि इलेक्ट्रिक कार्स आल्सो हैव कॉम्प्लीमेंट्स such as charging stations or points। If price of charging stations fall, demand for electric cars may rise, negative YD or XCD complements। एक गुड की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन फ्री और चीपर चार्जिंग फैसिलिटीज, इट मेक्स owning an electric car more convenient and affordable, increasing its demand। फिर कोई एक एक्ससीडी का डिसएडवांटेज बता दो ऐसा डिटर्मिनेंट कि आप बोलो यहाँ पर सेट्रस पेरिबस की assumption है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट को देखा जा रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा है। आप ये लिख सकते हो कि एक्ससीडी इज एन एस्टिमेट, एक्ससीडी में भी इनएक्यूरेट, ठीक है, एस्टिमेशंस होती हैं ये। फिर वाईडी में आप उसको बताओ कि भाई बूम का सिनेरियो है, इनकम ज्यादा होंगी तो डिमांड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, क्योंकि यू आर कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक कार एज अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में पॉजिटिव वाईडी होता है और इनकम और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होता है। तो अगर इकोनॉमी बूम पे है, लोगों की इनकम ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी रिसेशन पे है, लोगों की इनकम कम है, तो जाहिर है डिमांड कम होगी, पॉजिटिव वाईडी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच डिमांड चेंजेस व्हेन कंज्यूमर इनकम चेंजेस। इलेक्ट्रिक कार्स आर टिपिकली सीन एज नॉर्मल और लग्जरी गुड्स। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन जो है इससे बेहतर वाली अपनी ही है। मैं सजेस्ट ये करूंगा जो मैंने डेफिनेशन सिखाई है वही वाली लिखना, वरना नई नई डेफिनेशन लिख के आ जाओगे पेपर में। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स आर टिपिकली सीन एज नॉर्मल और लग्जरी गुड्स especially because they have higher upfront cost। This means that income rises, demand for electric cars also increases। तो आपने पॉजिटिव वाईडी की बात कर दी, रिसेशन में आपने बता दिया कि पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड, फिर वाईडी का एक डिसएडवांटेज बता दिया। अब देखो कंटेंट यहाँ पर मोर और लेस वही है जो हम बिजनेस वाले क्वेश्चंस में लिखते हैं कि एक बिजनेस को रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, पर सवाल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने एडजस्ट करा है डेटा को। ठीक है, अगेन नॉट अ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो नॉर्मली पेपर में आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन आपकी, देखो मैंने दोनों की बुराइयां यहाँ पर लिखी हुई ऊपर, तो आप यूज कर सकते हो। बुराइयां वही हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन की कहानी यहाँ पर करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि एक्ससीडी इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच और प्राइजेस कंट्रोल में और वाईडी में इनकम्स कंट्रोल में नहीं है। वो सारी बातें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, यहाँ पर आप ये सब नहीं लिख सकते हैं। तो इवैल्यूएशन भी चेंज होगी, एक नॉर्मल इवैल्यूएशन नहीं आएगी जो हम लिखते हैं। In the short run, XCD may be more important। A rise in petrol prices can quickly shift consumers toward electric cars as they act as substitutes। Also, better charging infrastructure can increase demand। ठीक है, दोनों का लिखना, जब भी XCD है तो सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट दोनों का लिखना पड़ेगा। However, in the long run, income elasticity would matter more। Electric cars are costly and without sufficient income, many consumers cannot afford them। Even if petrol becomes more expensive as incomes rise, especially in developing countries, more people can switch to electric vehicles। ठीक है, in order to conclude, XCD is more important in the short term while YD is more important in the long term। So it is not a traditional question। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, कंक्लूजन में पीईडी भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। पैरेलल अप्रोच वाली थोड़ी बात लिखेंगे, यहाँ पे कोई बिजनेस थोड़ी इस्तेमाल कर रहा है इसको, या तो खाली हम रैंडम पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन बेटा यहाँ कोई यूजफुलनेस थोड़ी है।
आप कोई पॉलिसी थोड़ी लगा रहे हो। सही है। वेरिएंट 1 और वेरिएंट 3 दोनों में अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं। आपका तो वेरिएंट 2 है, वेरिएंट 2 इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स। पर क्योंकि हमारे पास 23 से पहले का कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, तो मैं वेरिएंट करा रहा हूँ। पहले तो मैं वेरिएंट कराता भी नहीं था। जैसे जैसे साल गुजरेंगे ना, मैं वेरिएंट नहीं कराऊंगा। ठीक है। बेटे आर एस ऑलरेडी सब आपको मिला हुआ है, ये कैसा वाहियात सवाल है बेटा, रेयान से पूछो, पोर्टल पे सब है। अच्छा, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, use a production possibility curve diagram to explain how a government in a mixed economic system might allocate more resources to consumption and fewer resources to investment। तो कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स वाली बात करेंगे, कंज्यूमर गुड्स को बढ़ाना है, कैपिटल गुड को कम करना है, बहुत सिंपल है। एंड कंसिडर अ लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू रिसोर्स एलोकेशन, अगेन शॉर्ट रन लॉन्ग रन। बड़ा वाहियात सवाल है। पीपीसी को डिफाइन करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, मिक्स्ड इकोनॉमी बताओ, जिधर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। एक डायग्राम बनाओ जिसमें कंज्यूमर गुड्स को बढ़ा के दिखाओ, कैपिटल गुड्स को कम करके दिखाओ। सिंपल है, 3 मार्क आपके पूरे हो गए। समझा देना थोड़ा। फिर बोलो गवर्नमेंट ये कैसे करेगी। बहुत तरीके हैं ये करने के। भाई इनकम टैक्स कम करके लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दो, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। कंज्यूमर सब्सिडीज दो, आवाम को पैसे दो ताकि वो कंज्यूमर गुड्स अफोर्ड कर सके। प्रोड्यूसर सब्सिडीज को कम कर दो, इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा दो, तो जाहिर है कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इसके भी पैराग्राफ्स आपको दिए हैं। reducing income or sales tax so households have more disposable income to spend on consumer goods, providing subsidies on essential goods, reducing investment spending on capital goods। पर आप उसको नुकसान बताओ, बोलो भाई आप अभी कंज्यूमर गुड बनाओगे तो अभी तो तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएंगे। पर आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बनता है। अगर आप शॉर्ट रन में कम कैपिटल गुड बनाओगे तो आपके पास लॉन्ग रन में कम कैपिटल गुड्स होंगे। और जब आपके पास लॉन्ग रन में कम कैपिटल गुड्स होंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल गुड से ही तो कंज्यूमर गुड बनता है। तो ये आपका एक और पॉइंट होगा। एंड में आपने कंक्लूड यही करना है कि while shifting consumption may offer short term benefits, it risks sacrificing long term economic progress, so a more balanced approach is recommended। ठीक है। The government should reconsider their policies। फिर अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लो सेक्शन बी का। assess whether producers are the only ones to benefit when an economy decides to allocate additional resources to investment। कह रहा है कि क्या सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ही फायदा होता है जब एक इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिसोर्सेज लगाती है। तो प्रोड्यूसर के प्रोज एंड कॉन्स, कंज्यूमर के प्रोज एंड कॉन्स एंड इवैल्यूएशन क्या होंगे। बेनिफिट्स टू द सप्लायर या बेनिफिट्स टू द प्रोड्यूसर क्या होंगे। भाई प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा कि उसको इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलेंगे, वो टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। इट विल मेक देम मोर प्राइस कंपेटिटिव, इट विल मेक देम मोर प्राइस कंपेटिटिव बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। सही है, पैसे कमाएगा वो। नुकसान क्या है भाई, क्या पता इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के चक्रों में गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है तो उसको टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे। क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि अगर एक इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट पे पैसे लगाती है तो क्या सिर्फ प्रोड्यूसर को ही फायदा होगा। तो भाई इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने का मतलब है आप सप्लायर को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो ना। पर ऐसा ना हो कि आप सप्लायर को इन्वेस्टमेंट में पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हो, तो फिर वो तो नलिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो फायदे जो प्रोड्यूसर को होंगे वो बहुत बहुत ऑब्वियस है, नुकसान भी है वो भी ऑब्वियस है। अब आप कंज्यूमर की बात करनी है आपको, क्योंकि देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए, द क्वेश्चन इज टू साइडेड। आपने प्रोड्यूसर के प्रोज एंड कॉन्स बता के टू साइडेड नहीं करना, वो तो वैसे भी मुझे बताने। सवाल में जब वो आपको सप्लाई साइड पॉलिसी बोलता है तो आप सप्लाई साइड पॉलिसी समझा के उसकी बुराई बताते हो ना, तो ये टू साइडेड थोड़ी है।
आपको सप्लाई साइड के साथ एक और पॉलिसी बतानी होती है, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का भी बताएंगे, गवर्नमेंट के भी प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो, वो मैंने आंसर में लिखा हुआ भी है। अच्छा, कंज्यूमर को क्या फायदे हैं भाई? चॉइसेस बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, प्राइजेस कम मिलेंगी तो उसका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड आप बोलो ये भी टैक्सेस से इम्पैक्ट हो सकता है, क्या पता प्राइजेस बढ़ जाएं, क्योंकि कैपिटल गुड्स की तरफ आप सारे रिसोर्सेज लगा रहे हो, तो कंज्यूमर गुड्स इकोनॉमी में कम हो जाएंगे, ये भी एक मसला है। सही है, तो आपको सिंपल प्रोज एंड कॉन्स बताने ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द प्रोड्यूसर एंड टू द कंज्यूमर। तो देखो ये पूरे पैराग्राफ्स मैंने आपको दिए हैं, इसमें आप और भी एनहेंसमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट वाला पैराग्राफ बहुत सिंपल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा रहे हो ना और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो जॉब्स क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, गवर्नमेंट कैन यूज दिस मनी ऑन अदर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, पर वही बात है, आप कैपिटल गुड्स पे रिसोर्सेज लगा रहे हो तो शॉर्ट रन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है, तो ये एक नुकसान है। अगेन आपने वही प्रोज एंड कॉन्स सारे बताया, और एंड में आपको अब इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन में आप क्या लिखोगे? In order to conclude, although suppliers are likely to benefit first from increased investment through improved efficiency and profitability, they are not the only ones who gain. Consumers may enjoy better quality goods, lower prices, and improved infrastructure over time, while governments may benefit from higher tax revenues and reduce unemployment. The extent to which each group benefits depends on the nature of the investment, the country's stage of development, and importantly, the role of the government in managing directing resources. Government किस तरीके से इसको मैनेज कर रही है? If investment is guided by effective policies that promote widespread economic benefits, its benefits can be widespread. Therefore, it would be misleading to suggest that only producers benefit. Well-planned investment supports long-term progress across the entire economy. Now, again, this is not a traditional question. It is not a question which is normally repeated. ये अगर एक बार आया है तो उसके बाद ये कभी नहीं आएगा, ये ऐसा सवाल है। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो इससे तो आसान पेपर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वेरिएंट 2 का। ऐसे सवाल तो बहुत मुश्किल ही आए। मतलब एक चीज आपको मेक श्योर करनी है, आपको सेक्शन बी का एक सवाल बस आना चाहिए हमेशा, ऐसा ना हो दोनों में फंस रहे हो। एक कोई आपको बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए ताकि आप उसको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन सी ऑफ मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 3। अच्छा, अब सेक्शन सी हमेशा मैक्रो होता है, एक सवाल हमेशा आपको ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत क्लियरली आता होगा, और अगर आप इस पेपर में देखो तो इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो सोलन क्वेश्चन 4 ही करना चाहिए हर बच्चे को इस पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन 4 का जो पार्ट बी है वो एक बार रिपीट हो चुका है, बस खाली इसने वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी है, और पार्ट ए तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो 4 पहले देख लेते हैं। अच्छा, इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, तो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ इंक्रीजेस इन एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट द लेवल ऑफ रियल आउटपुट एंड द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एंड कंसिडर व्हेन सच इंक्रीजेस मे बिकम अ प्रॉब्लम। कह रहा है कि एडी के बढ़ने से कब इश्यूज शुरू होते हैं, कब मसले शुरू होते हैं। तो पहले एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करो, एडी के कंपोनेंट्स बताओ, बोलो कि एडी बढ़ा के दिखाओ। तो एडी बढ़ाने के लिए आपको कोई एक कंपोनेंट उसका बढ़ाना पड़ेगा, विदाउट एग्जांपल फायदा नहीं है। सो यू नीड टू गिव एन एग्जांपल, जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ा दो, और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स को कम कर दो, तो एडी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में ज्यादा आउटपुट बनना शुरू होगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है? डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। जनरली देखें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अब कितने से बढ़ती है वो बात फिर मैं इवैल्यूएशन पे बात करूंगा। जनरली फिर आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 में पूरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई समझाना है। आपको बताना है कि 3 स्टेजेस होते हैं। इनिशियली माइल्ड इन्फ्लेशन होती है, जिधर प्राइस कम से बढ़ती है और आउटपुट ज्यादा से बढ़ता है। फिर रनिंग इन्फ्लेशन होती है, जहां पर प्राइस ज्यादा से बढ़ती है और आउटपुट कम से बढ़ता है। फिर एक हाइपर इन्फ्लेशन होती है, जहां पर सिर्फ प्राइस बढ़ती है और आउटपुट अपना सेम रहता है। तो प्योरली रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इनिशियली जब एडी बढ़ता है तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, तो आउटपुट बहुत ज्यादा से बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा से बढ़ती है। फिर जब एडी बढ़ता है तो प्राइस ज्यादा से बढ़ती है और आउटपुट कम से बढ़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। और फिर जब एडी बढ़ता है तो सिर्फ प्राइस बढ़ती है एंड आउटपुट रिमेन्स द सेम। So you have to explain these 3 stages along with this diagram.
और एंड में आपको यही बोलना है कि भाई एडी के बढ़ने से क्या हमेशा इशू होंगे, ये कब बनेगी एक हेडेक फॉर एन इकोनॉमी। तो बोलो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में। इफ यू आर एट द पोटेंशियल इट विल बी अ प्रॉब्लम। इफ यू आर एट योर पोटेंशियल, अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट इफ यू आर अवे फ्रॉम योर पोटेंशियल देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप अपनी इवैल्यूएशन में एंड करोगे कि इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अब आप स्कूल ऑफ थॉट पे भी बोल सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरिस्ट एडी का बढ़ना इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। सही, अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरिस्ट एडी का बढ़ना इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनका एलआरएस ही वर्टिकल होता है। तो वो ये कहते हैं कि जब भी एडी बढ़ेगा तो एडी के बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में प्राइस बढ़ेगी एंड दी आउटपुट विल रिमेन द सेम। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेशनरी गैप, सीपीटी जो आपकी बात है। तो बड़ा ही आसान पार्ट है ये, कुछ भी इसमें सोचने का खास नहीं है। अच्छा, पार्ट बी भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। assess whether increases in aggregate demand are the best way of reducing unemployment in a high income country। तो इन दी एंड आपको उसको सब पॉलिसीज बतानी है, क्योंकि वो कह रहा है कि क्या एडी का बढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी बतानी होगी? सप्लाई साइड। और ये जो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड है ये कौन सी पॉलिसी है? डिमांड साइड। तो डिमांड साइड में दो आती हैं, एक फिस्कल आती है और एक मॉनेटरी आती है, तो दोनों में से किसी एक को समझा देना सही से। तो आप उसको पहले अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, और फिर आप उसको बताओ कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों एडी को बढ़ाती हैं, और दोनों कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती हैं? सिक्लिकल। तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है ना जब एडी फॉल होता है, तो आप एडी को बढ़ाओगे तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मसला सॉल्व हो जाएगा। सो कोई एक एनालाइज कर लो, या तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में समझाओ या तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में समझाओ। कोई एक सेलेक्ट करो, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मॉनेटरी पॉलिसी उठा ली, तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स बताओ पहले, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड रेगुलेशन। अब रेगुलेशन ना भी लिखो तो मसला नहीं है, ये बस एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करेगी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आप पूरी समझाओ, डिसएडवांटेज कोई एक बताएंगे पॉलिसी का, हमेशा बताते हैं। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाओगे? मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेवर्स, बोरोवर्स और एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट आता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रिटर्न ऑन सेविंग कम होगा, पीपल विल स्पेंड मोर, कंज्यूम मोर, एडी बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है, तो पीपल विल बोरो मोर, कंज्यूम मोर, इन्वेस्ट मोर, एडी बढ़ेगा। और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो एक्सपोर्ट सस्ता होगा और इम्पोर्ट महंगा होगा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिर रही है। दिस विल लीड टू बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, इससे भी एडी बढ़ेगा। एडी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। बट यू हैव टू मेंशन एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, और बिफोर दैट यू नीड टू डिस्कस अ डिसएडवांटेज। तो कोई एक डिसएडवांटेज मॉनेटरी पॉलिसी का बता दो कि टाइम लैग होता है, सही है, या बोलो कि पीपल आर लो ऑन कॉन्फिडेंस, तो शायद इंटरेस्ट के कम करने से कोई खास फर्क ना पड़े। या बोलो एडी का बढ़ना विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो एलआरएएस के थ्रू आप समझा सकते हो ये चीज। विदाउट एलआरएएस भी हो सकता है, मसला नहीं है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में सप्लाई साइड पॉलिसी बताओ, बोलो कि भाई और भी बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी आ जाती है, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी आ जाती है। अब इसका सोल्यूशन तो सप्लाई साइड है ना, आप वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बढ़ाओगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करोगे तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपने एक जॉब छोड़ी और आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का क्या तरीका है? भाई लोगों को जॉब्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बताओ, उनको बताओ कि क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, ताकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है, पर इन दी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी का एक ही डिसएडवांटेज है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर बहुत बड़ी है, बिकॉज यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ फंड्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लैग व्हेन यू अप्लाई दीज पॉलिसीज। तो यू नीड टू डिस्कस एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस पॉलिसी। सही है, एंड में आपने यही कहना है कि देखो यार, बेस्ट वे तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलोगे नो इट इज नॉट द बेस्ट वे, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एडी का बढ़ाना इज ओनली गुड फॉर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बट स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल और सीजनल के लिए तो सप्लाई साइड पॉलिसी है ना भाई। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। तो जनरली तो हम यही कहते हैं कि देयर शुड बी पैरेलल पॉलिसीज के मल्टीपल अनएम्प्लॉयमेंट्स को एक साथ टारगेट करो, डिमांड साइड पॉलिसीज एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज को साथ इस्तेमाल करो। ठीक है, but considering high income country, most likely unemployment faced is structural due to frequent technological changes, so major emphasis should be given to supply side policy। अब सवाल में कॉन्टेक्स्ट जो था ना वो हाई इनकम कंट्री का था, तो मैंने उसको बोला कि यार हाई इनकम कंट्री बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वहां पर बहुत तेजी से आ रहे हैं,
तो वर्कर्स को भी विद टाइम एडजस्ट साथ साथ करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर टू गो फॉर सप्लाई साइड रादर देन डिमांड साइड, क्योंकि वहां पर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के मसले नहीं होंगे। हाई इनकम कंट्री है, वहां पर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और डाउन टर्न्स इतने नहीं होते। अगर ये कहता है ना फॉर अ लो इनकम कंट्री, तो फॉर अ लो इनकम कंट्री में कहता है पैरेलल पॉलिसी ज्यादा बेहतर है एंड मोर एम्फेसिस शुड बी ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल, क्योंकि वहां पर जनरल डाउन टर्न्स बहुत आते हैं। पर हाई इनकम कंट्री में ऐसा नहीं होता। यू कैन मेंशन के डिमांड साइड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पर क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बेस्ट पॉलिसी कौन सी है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और हाई इनकम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। अगर आप हाई इनकम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताते ना, आपको इवैल्यूएशन में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाई इनकम कंट्री को टच करना जरूरी है इवैल्यूएशन में। इससे पहले भी एक दो सवाल 2024 के पेपर्स में आ चुके हैं जहां पर वो लो इनकम और हाई इनकम कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब असूलन तो क्वेश्चन 5 इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था एक बच्चे को। सवाल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। सवाल की सिलेक्शन में भंडा नहीं मारना, ये सवाल बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। हाँ अरसल पता चला, अभी बात करता हूँ उस बारे में। 5 के ए में जो है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन एन इकोनॉमी एंड कंसिडर विच ऑफ दीज कॉजेज इज लाइकली टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर लो इनकम कंट्रीज। So you need to define terms of trade. Terms of trade is the ratio of export and import price. Export price index divided by import price index multiplied by 100. मैंने आपको किस तरह रट्टा लगवाया था टर्म्स ऑफ ट्रेड के, एक्सचेंज रेट और टर्म्स ऑफ ट्रेड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी फॉल हो रहा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल होने का क्या मतलब है कि एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है और इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, तो ये रेशो फॉल हो जाएगा। ठीक है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव का मतलब है कि करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है और इंपोर्ट की प्राइस कम हो रही है, तो दिस इंप्रूव द टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगेन अ रिलेटिव चेंज। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन और इंप्रूव, अगर आपको इस तरह याद नहीं करना तो रेशो से याद कर लो। जब न्यूमिनेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर गिरता है तो ओवरऑल आंसर बढ़ेगा, तो दिस इज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव। और जब न्यूमिनेटर गिरेगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल आंसर गिरेगा, दिस इज टर्म्स ऑफ रेट परसेंट। पर सबसे आसान तरीका एक्सचेंज रेट से याद करने का है इसको, कि एक्सचेंज रेट और टर्म्स ऑफ रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इस तरह याद कर लो। अब ये कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, मैंने खाली आपको टोटका बताया था। अब आपको यहाँ पर कॉजेस बताने हैं, कोई दो कॉजेस बताने हैं कि भाई टर्म्स ऑफ रेट जिसकी वजह से चेंज होगा। तो यार बहुत कॉजेज हो सकते हैं यहाँ पर, आप इन्फ्लेशन और करेंसी और बहुत चीजों के बारे में बात कर सकते हो। जो मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर वो मेंशन करे हैं, पर आप जनरली यहाँ पर एक्सचेंज रेट की भी बात कर सकते थे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की भी बात कर सकते थे, प्रोटेक्शनिस्ट टूल्स के बारे में बात कर सकते थे। मार्किंग स्कीम में उसने एक पॉइंट जो है वो लिखा था, चेंजेस इन ग्लोबल डिमांड। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी तो दिस विल लीड टू लोअर एक्सपोर्ट प्राइसेस, तो इसके ऊपर भी टर्म्स ऑफ ट्रेड का इम्पैक्ट आ रहा है। आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो इस आपके एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो इससे भी टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इम्पैक्ट आ रहा है। और इम्पोर्ट प्राइसेस पे उसने प्रोटेक्शनिस्ट टूल्स के थ्रू बताया है कि भाई ग्लोबल सप्लाई में चेंज आया तो उससे भी आपकी इंपोर्ट प्राइसेस पे चेंज आता है। टैरिफ अगर आपकी कंट्री पे किसी ने लगा दिया उससे भी आपकी इंपोर्ट प्राइसेस पे चेंज आता है। अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल रखना है ना, तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के थ्रू आप कर सकते हो। मार्किंग स्कीम में थोड़े टेढ़े पॉइंट्स थे तो मैंने तभी यहाँ पर टेढ़े पॉइंट्स मेंशन कर दिए, पर मैंने जो आपको जनरली पॉइंट्स सिखाए हैं ना, उससे भी ये हो सकता है। जैसे अगर आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन के बारे में लिखना है तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो करेंसी की डेप्रिसिएशन, आप यहाँ पर लिख सकते हो इन्फ्लेशन, आप यहाँ पर लिख सकते हो इम्पोर्ट टैरिफ। सही है। और यहाँ पर सारे उलट कर दो पॉइंट्स इम्प्रूव में। डेप्रिसिएशन को एप्रिसिएशन कर दो, इन्फ्लेशन को, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा बता दिया। ये सारे जो पॉइंट्स है ना ये वर्ड्स इम्प्रूव के हैं। एक मिनट रुको। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तो पहले डेप्रिसिएशन का एक पॉइंट तो आ ही जाएगा, पर यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका वो आएगा, डिफ्लेशन आएगा। ठीक है। फिर नहीं देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो पॉइंट लिख रहे हो और वो मार्किंग स्कीम में नहीं है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। मैं तभी आपको कह रहा हूँ ना, मार्किंग स्कीम के जो दो पॉइंट्स है ना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मैंने तभी जानबूझ के लिखे हैं। तभी आपको कह रहा हूँ कि विदाउट मार्किंग स्कीम पॉइंट्स आप करो तो ये ज्यादा बेहतर है। सिंपल पॉइंट्स याद करो, ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू टेक्निकल पॉइंट्स। सही है। और एक आपका इम्पोर्ट है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन वाला हमने गलत लिख दिया था, डिफ्लेशन है। सही है।
और इसके उलट पॉइंट्स आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव में आ जाएंगे। सही है। और एंड में कह रहा है कि कौन सा कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ लो इनकम कंट्री, तो कोई भी एक कॉस्ट को सपोर्ट कर लो। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर लो इनकम कंट्रीज अ फॉल इन एक्सपोर्ट प्राइसेस इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे मोस्टली एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स विद वॉलेटाइल एंड इनइलास्टिक डिमांड, दिस मेक्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड मोर लाइकली टू डिटोरिएट। कह रहा है कि भाई एक लो इनकम कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल ही होगा। क्यों फॉल होगा? क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस फॉल हो जाएंगी, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है। In order to conclude, changes in export prices matter more for low-income countries due to the reliance on unstable commodity exports. अब ये सवाल ना इम्प्रूव का कह रहा था ना वर्सन का कह रहा था, बहुत ओपन एंडेड सवाल था ये। अगर एक लो इनकम कंट्री की बात हो रही है ना, तो उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन ही होता है नॉर्मली। सही है, उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड नॉर्मली वर्सन ही होता है। ठीक है। ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन, अगेन बहुत ही घटिया सवाल है, अजीब सा। assess the extent to which different tools of protection can impact on the terms of trade in an economy। कह रहा है ये जो प्रोटेक्शन के टूल्स होते हैं उस पर टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आप प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन करोगे, टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म बताओगे। जैसे जनरली आपने इंपोर्ट टैरिफ के बारे में बात करी, अब इंपोर्ट टैरिफ एक ऐसी चीज है जो इंपोर्ट की प्राइसेस को बढ़ा देता है, तो इससे जो है वो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल होगा। फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ। सही है, प्रोज एंड कॉन्स बताओ कि जब आप इंपोर्ट टैरिफ लगाओगे टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल तो होगा, पर इससे ये होगा कि आपकी इन्फेंट इंडस्ट्रीज ग्रो करना शुरू हो जाएंगी, आपकी इकोनॉमी में जो है। ठीक है, लाइबा शायद एक मार्क करता, आपकी इन्फेंट इंडस्ट्रीज ग्रो करना शुरू हो जाएंगी और आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो विद टाइम आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव भी हो जाए। तो टू साइडेड। ठीक है। हाउएवर रिटेलिएशन टैरिफ इम्पोज्ड ऑन आर एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इम्पोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगा देते हो, तो इस पर मसला ये है कि आप रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद रहे हो। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है। तो एक तरफ आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड को फॉल करा, दूसरी तरफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को राइज कर दिया। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल कैसे हुआ, पहले वापस सुन लो। इंपोर्ट टैरिफ लगा, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ी, टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल हो गया। देखो रेशो में देख लो, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ी, टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल हो गया। ऑन दी अदर एंड आपने बोला कि भाई इससे आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बूस्ट होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जब लोग स्विच होंगे तो डोमेस्टिक आपकी इंडस्ट्री इंप्रूव होगी। क्या पता आपकी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए, तो दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस व्हिच विल इंप्रूव योर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है। फिर आपने ये भी बोला कि टैरिफ के जनरल डिसएडवांटेजेस हैं, भाई टैरिफ है। फिर आपने बोला कि यार इंपोर्ट्स की डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो शायद आप फंस जाओ। डायग्राम की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि रेलेवेंस नहीं है ना, प्राइजेस की बात हो रही है यहाँ पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं हो रही। अगर ये इंपोर्ट एक्सपेंडिचर वगैरह की बात करता ना तो मैं यहाँ पर टैरिफ का ग्राफ बना देता। फिर एक और पॉइंट आप लिख सकते हो डीवैल्यूएशन का, कि भाई अपनी करेंसी को जानबूझ कर गिरा दो ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए और इंपोर्ट महंगा हो जाए, इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल होगा। हाँ भाई, इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, पर जब फ्यूचर में आपके एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वापस इंप्रूव भी हो जाएगा। वही टू साइडेड। पर वही बात है, इंपोर्ट यहाँ पर महंगे हो रहे हैं तो रॉ मटेरियल खरीदोगे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। फिर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी का भी लिख सकते हो कि भाई एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इससे भी आपका रिड्यूस हो रहा है। तो निहायत ही फालतू और अजीब सा सवाल है। अगर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है ना तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए कभी भी। सवाल की सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। अब सवाल अगर आप वापस पढ़ो ना, तो कह रहा है किस हद तक इम्पैक्ट करता है, किस हद तक। ठीक है, तो इवैल्यूएशन भी बहुत टेढ़ी है इसकी।
अब टर्म्स ऑफ ट्रेड पे किस हद तक इम्पैक्ट आता है ये डिपेंड करता है ऑन द रिएक्शन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स। वो हमसे कितना रिटेलिएशन करते हैं, हम टैरिफ लगाते हैं तो वो लोग हमारे साथ क्या करते हैं, क्या वो हमसे चीजें खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। एक्सपोर्ट की प्राइसेस आपके एक्सपोर्ट को सस्ता तो कर देगी, सही है, पर पॉइंट अगेन यहाँ पर वही है कि क्या गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई लॉन्ग रन में अगर आप अभी टैरिफ वगैरह लगा भी रहे हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की देखो यहाँ पर मसला इस सवाल का ये है कि आपको खाली एक्सपोर्ट की प्राइस और इंपोर्ट की प्राइस पे बात करनी है। यहाँ पर आप इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पे बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हो। प्योरली टर्म्स ऑफ ट्रेड पे सवाल है। यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछ रहा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड के राइट्स के प्रोज एंड कॉन्स बता दो, उसमें तो मैं एप्रिसिएशन के फायदे नुकसान बता दूंगा। यहाँ पर मुझे ये नहीं पूछ रहा टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल के फायदे नुकसान बता दो, वहां पर मैं डेप्रिसिएशन के फायदे नुकसान बता दूंगा। यहाँ पर सवाल ही कुछ और है। टर्म्स ऑफ ट्रेड के वैसे जो सवाल होते हैं वो आसान होते हैं। अब भाई आपसे अगर वो पूछ रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड राइट्स के प्रोज एंड कॉन्स बता दो, तो आप एप्रिसिएशन के फायदे नुकसान बता दोगे। और आपसे वो पूछ रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल के प्रोज एंड कॉन्स बता दो, तो फिर आप डेप्रिसिएशन के प्रोज एंड कॉन्स बताओगे। तो एंड में आपने कंक्लूड करा while some protection tools may support domestic industries, their impact on the terms of trade is usually negative in the short run and uncertain in the long run. Most economies, especially small or developing ones, face worse in terms of trade when using protectionist policies. बोलो more or less आपके प्रोटेक्शनिस्ट के टूल्स से टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्से नहीं होंगे, क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस इन एनी केस बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म का मकसद ही इंपोर्ट की प्राइस को बढ़ाना है, और इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से हमेशा टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होगा। तो आपने कंक्लूड कर दिया बस। तो ये आपका सेक्शन सी था ऑफ दिस पेपर।